इस वक्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर सुनाई गई, उसमें हमारे 6 MNAs को सजा दी, उसमें हमारे 3 MPAs को सजा हुई, इसमें हमारे 1 सेनेटर को सजा हुई, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान साहब को सजा हुई, हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा साहब को सजा हुई, इसमें हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जरताज गुल साहिबा को सजा हुई, इसमें हमारे रीजनल प्रेसिडेंट राय हसन नवाज को सजा हुई, इसमें हमारे अपोजिशन लीडर इन द सेनेट शिबली फराज साहब को सजा हुई। आप इनमें से कितनों को बढ़ाएंगे? हम तो कोशिश करते रहे कि ईवान मजबूत हो, ईवानों में फैसले हो, आज़ाद अदलिया हो। मैं चीफ जस्टिस से मिला, रिक्वेस्ट कर ली कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ का बोलबाला करे, सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। हमने ये पिटीशन फाइल की थी, पिटीशन में फ़कत इतना कहा था, 2023 से हमारी पिटीशन चली आ रही थी। हमने कहा जिन लोगों पे ये इल्ज़ाम है कि वो साजिश में मुलव्वस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के चलने पे यकीन रखती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे, इन्होंने अपने सारे फैमिलीज को कुर्बान किया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। चीफ जस्टिस साहब को हमने ये रिक्वेस्ट की कि 2 बजे तक सुबह के वक्त ट्रायल चल रहा होता है, क्या दुनिया की मुहज़्ज़ब दुनिया में कभी ऐसे ट्रायल चल रहे होते हैं? हमने पिटीशन 2023 में फाइल की, हमने कहा कानून यही है कि जिसके खिलाफ 1 से ज्यादा FIR हो, वो सारी की सारे केसेस आईन और कानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सजा हो जाती है बाकी फैसले लागू होते हैं, अगर वो इक्विट हो जाता है वो उस पर लागू होता है। आज तक 2023 से वो पिटीशन पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वाल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम कह रहे कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर, इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं, वो इमरान खान साहब है, अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामान से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेस्ड से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब 2 की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ अब भी वक्त है होश के नाहुन ले,
इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, मुफाहिमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश की। खान साहब ने कहा डायलॉग हो, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमने तेरे दिल के साथ बावजूद इसके कि उस लीडर को बाहर नहीं आने दिया, मुलाकात नहीं होने दी, बच्चों से बात नहीं होने दी, पर पाकिस्तान के आवाज़ आई, स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज़ की डायलॉग होगी और किस चीज़ की डायलॉग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। देखिए, ये आपकी ये सियासी क्वेश्चंस है, किसको लाया जा रहा है, किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं फॉर्म 47 के आ गए हैं, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए हैं, हारे हुए लोग हैं। सिस्टम जब तक खुद चल रहा है चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहेअमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। नहीं, उसके नहीं, यही हमारे मैनेज कन्विक्ट हुए हैं बाकी अमीन साहब में। नहीं, हमारी पॉलिटिकल कमेटी फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने जो लोग आज सजाएं सुनाई गई हैं उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। उनका एक कहना था कि हमारे लोग जो हैं वो सियासत पर यकीन रखते हैं, पार्लियामेंट पर यकीन रखते हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, वो सिस्टम में चलना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ये सजाएँ उन्होंने ये माहौल पैदा किया हुआ है वो सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। और उन्होंने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बड़ा फैसला आया है अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से 2 मुकदमात थे। एक मुकदमा थाना सिविल लाइंस में दर्ज था, हसास इदारे पर हमला केस। उस मुकदमे में तकरीबन 185 अफराद नामजद थे, 77 को बरी कर दिया गया, 108 को सजाएं सुना दी गई, 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। दूसरी जानिब दूसरा मुकदमा थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज था जिसमें 66 अफराद नामजद किए गए थे, उनमें से 7 को बरी कर दिया गया, 59 को सजाएं सुनाई गई हैं। मजमूई तौर पर 167 अफराद को सजाएं सुनाई गई हैं। इन दोनों मुकदमात में 166 को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक जुनैद अफजल शाही हैं MPA जिन्हें फैसलाबाद से 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। हमाद अहमद नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से जो बरी किए गए हैं उन लोगों के नाम भी आपको बता दें, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ख्याल कास्त्रो, इनके अलावा दीगर अफराद को बरी किया गया है। हमाद अहमद से ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। जी हमाद। जी, इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जानब से आज 2 मुकदमात के फैसले सुना दिए गए हैं, जबकि तीसरा जो मुकदमा थाना सिविल लाइन का है उसका मुकदमा तकरीबन 3:30 बजे के बाद मतवक्को है। थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832 में मजमूई तौर पर 108 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि जो 70 मुल्ज़मान हैं उनको हमाद एक बार फिर हम आपसे सवाल करेंगे, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। 2 मुकदमात हैं जिसमें सजाएं सुना दी गई हैं, तीसरा मुकदमा है जिसके 3:30 बजे के बारे में बताया जा रहा है कि उसका फैसला सुनाया जाएगा। थाना सिविल लाइन में 2 मुकदमात दर्ज थे। एक मुकदमा था हसास इदारे पर हमला केस जिसमें 185 मुल्ज़िमान नामजद थे, 77 को बरी कर दिया गया, 108 को सज़ा सुना दी गई। थाना सिविल लाइन में दर्ज जो दूसरा मुकदमा था पुलिस मोबाइल पर हमला तशद्दुद, उसका फैसला 3:30 बजे सुनाया जाएगा। जो एक और मुकदमा था वो दर्ज था थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में जिसमें 66 अफराद नामजद थे, जिसमें से 7 को बरी कर दिया गया, 59 अफराद को सजाएं सुनाई गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप।
जी जी, मैं बता रहा था कि थाना सिविल लाइन के मुकदमा में जो हसास अदारे पर हमला केस था, उसमें मजमूई तौर पर 108 मुल्जमान को सजाएं सुनाई गई हैं और जो 77 मुल्जमान हैं उनको बरी किया गया है। और ये वो मुल्जमान हैं जिनका चालान मुरतब हुआ था और जिनका जो ट्रायल हुआ था। इनके अलावा भी दीगर मुल्जमान भी शामिल हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं और दीगर अहम रहनुमा भी शामिल हैं, लेकिन जिनका चालान मुरतब किया गया है उनको सजा सुनाई गई है। जबकि दूसरा जो मुकदमा है थाना गुलाम हमदाबाद का, उसमें 67 मुल्जमान का ट्रायल हुआ था, जिनमें से 60 मुल्जमान को सजाएं सुनाई गई हैं और 7 मुल्जमान को बरी किया गया है। अहम रहनुमा शामिल हैं जिनको सजाएं हुई हैं, शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, इसके अलावा जरताज गुल हैं, शेख राशिद शफीक हैं और शेख अहमद खान नियाजी हैं। और इन जो रहनुमाओं को थाना सिविल लाइन के मुकदमे में भी 10-10 साल सजा हुई है, जबकि थाना गुलाम हमदाबाद के मुकदमा में भी 10-10 साल सजा हुई है। यानी आप बता रहे हैं कि बाज मुल्जिमान हैं जो दोनों केसेस में नामजद थे, तो उन्हें मजमूई तौर पर 20 साल की सजा सुनाई गई है, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल जी, शिबली फराज और उमर अयूब हैं, जरताज गुल हैं, इनको दोनों मुकदमात में सजा सुनाई गई है और मजबूरी तौर पर इनकी सजा 20 साल बनती है। और तो इसमें जो थाना गुलाम हमदाबाद के मुकदमा में 7 मुल्जमान को बरी किया गया है। उनमें शामिल है फवाद चौधरी हैं, जैन क्रैशी हैं, और जो थाना सिविल लाइन का मुकदमा है उसमें भी फवाद चौधरी को बरी किया गया है, जबकि जैन क्रैशी भी उसमें बरी किए गए हैं। इसके अलावा फैजुल्ला कुमोका हैं, उनको भी बरी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हमाद, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। हम अपने नाजरीन के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है बताएं, 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर मुकदमात चल रहे थे और फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 3 में से 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। एक मुकदमा दर्ज था थाना सिविल लाइन में जिसमें 185 मुल्जिमान नामजद थे, 77 को बरी करके 108 को सजाएं सुना दी गई हैं, जिनमें से बेशतर को तकरीबन सबको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दूसरा थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में मुकदमा था, उस पर फैसला सुनाया गया है और उसमें 67 मुल्जिमान नामजद थे, 7 को बरी किया गया है, 60 को सजाएं सुनाई गई हैं, 10-10 साल कैद मजमूई तौर पर सबको सजा सुनाई गई है। और सिर्फ अफजल शाही है, जुनैद अफजल शाही, जिन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बाज पीटीआई के रहनुमा ऐसे थे जो इन दोनों मुकदमात में नामजद थे, तो उन्हें सजा सुनाई गई है। और जरताज गुल, वजीर, शिबली फराज, उमर अयूब, ये उन रहनुमाओं में शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोनों मुकदमात में नामजद थे और दोनों मुकदमात में इन्हें 10-10 साल की अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं, मजमूई तौर पर 20-20 साल की सजाएं इन्हें सुनाई गई हैं। इसके अलावा दोनों मुकदमात में नामजद कुछ मुल्जिमान हैं जिन्हें बरी भी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी और जैन कुरैशी दोनों मुकदमात में नामजद थे, इन्हें बरी कर दिया गया है। तीसरा मुकदमा जो कि थाना सिविल लाइन का है, 3:30 बजे उसका फैसला सुनाया जाना है। पुलिस मोबाइल पर हमले का ये केस है, इसका फैसला आपसे कुछ ही देर बाद मुतवक्के है और एक बड़ा फैसला है जो आया है। एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो इस फैसले से मुतासिर होगी। इस तरह के हमने आपको बताया कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज दोनों मुकदमात में, थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमा है हसास इदारे पर हमला केस का और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज मुकदमा है, दोनों मुकदमात में मजमूई तौर पर शिबली फराज को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उमर अयूब जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्हें दोनों मुकदमात में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सजा इन्हें सुनाई गई है। जरताज गुल वजीर जो कि कौमी असम्बली की मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन पर इल्ज़ाम है कि वो यहाँ पर जो एहतजाज हुआ उसे लीड कर रही थी, उनको भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। पुरतशद्दुद एहतजाज को लीड करने पर जरताज गुल को मजमूई तौर पर 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, राय हसन नवाज़ हैं, फ़रा आगा हैं जिन्हें सज़ाएँ सुनाई गई हैं, कमल शोज़म हैं जिन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, अहमद चट्ठा हैं, शेख राशिद शफीक हैं जिन्हें सज़ा सुनाई गई है। शाहजेब खानसादा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। शाहजेब, मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में हमने 9 मई को एहतजाज देखा था और मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों की जो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें हैं वहाँ से सजाएँ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लिए फिलहाल तो ये एक सेटबैक नजर आता है
एक बड़ा सेटबैक नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे जो उनके अराकीन असेंबली हैं वो महरूम हो जाएंगे अपनी नशिस्तों से, यानी कि तहरीक इंसाफ महरूम हो जाएगी उन नशिस्तों से। उन्हें री इलेक्ट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मगर साथ साथ जाहिर है निज़ाम इंसाफ पर तो सवाल उठता है। 9 मई हुआ था, बिल्कुल हुआ था, एक हकीकत है। हमले हुए इंस्टॉलेशंस पर, ये भी एक हकीकत है। मगर फिर 9 मई को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी उनके खिलाफ मुकदमात को उस तरीके से नहीं परसू किया गया, और तहरीक इंसाफ के भी जो रहनुमा है उनके खिलाफ भी हम देख रहे हैं 2 साल बाद इतने सवालात उठते हैं मुकदमों पे और इनकी मेरिट्स पर और इनके फैसलों की मेरिट्स पर। इसमें जो शवाहिद पेश किए गए, जो गवाहियां दी गई कि इन मुकदमों का अब आगे जाके एक ये मुतनाज़ ही रहेंगे, मुकदमे अदालती निज़ाम भी मुतनाज़ रहेगा। तहरीक इंसाफ को नुकसान जरूर हुआ है, मगर 9 मई एक ऐसा संगीन वाकया था जो तहरीक इंसाफ से पहले किसी सियासी जमात ने नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने लाइन क्रॉस की, और लाइन इस तरीके से क्रॉस की कि मुल्क में बाकायदा तौर पर इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए। मगर फिर क्या 9 मई को इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या 9 मई को या सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया? तो सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ, और उसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि 2-2.25 साल गुजरने के बाद जो फैसले आ रहे हैं उन पर भी सियासत ही का सवाल उठ रहा है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए 9 मई को इस्तेमाल किया गया, लोगों को पार्टी छुड़वाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जो पार्टी में रह गए, अभी जो गौहर साहब बात कह रहे थे, बड़ी अहम बात है। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो वायलेंस की नहीं बात करते, अमन की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ में होते हुए जाहिर है एक निगोसिएशन का या रिकंसिलिएशन का स्टांस लेना वैसे ही मुश्किल है। लोगों पर सवाल उठा दिया जाता है, लोगों की जो लॉयल्टी है उस पर सवाल उठा दिया जाता है। खुद बैरिस्टर गौहर खान साहब के लिए पार्टी के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ऊपर हम देखते हैं कि उनके अपने सोशल मीडिया वाले सवाल उठा रहे होते हैं। अगर आमतौर पर होना ये चाहिए कि अगर कोई मुकदमे में बरी हो जाए तो उसको जमातें सेलिब्रेट करती हैं, उस पर खुशी का इजहार करती हैं। मगर तहरीक इंसाफ में तो माहौल ये बन गया है कि शाह महमूद कुरैशी जब पिछले मुकदमे में बरी हो गए, हालांकि मुतअद्दिद मुकदमात मौजूद थे, तो उनकी पार्टी के साथ लॉयल्टी पर, पार्टी के साथ जो वफादारी है उस पर सवाल उठा दिया गया। तो पार्टी में तो इस वक्त तहरीक इंसाफ में माहौल ये बन गया है कि सजा होना वफादारी है, बरी हो जाना पार्टी से गद्दारी है। ऐसे सिनेरियो में कुछ ऐसे लोग जो पार्टी में कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन की बात करते थे कि जी आगे पार्टी बढ़े, इस बात के बावजूद कि इमरान खान साहब का बड़ा सख्त स्टांस होता है, वो उनको भी सजाएं हो गई हैं। तो तहरीक इंसाफ को तो नुकसान हुआ है, मगर पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को नुकसान हुआ है। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा कि ये चीजें टेम्पररी होती हैं, आर्जी होती हैं। कुछ की लाइफ चंद माह होती है तो कुछ की चंद साल होती है, और फिर इस तरीके से वो निज़ाम जो ऐसी सजाओं पर और इस तरीके से सियासी जमातों के खिलाफ सख्तियों के साथ चले, तो वो बहुत कोई लंबा अरसा चल नहीं पाता है। पाकिस्तान की तारीख की गवाह। अच्छा शाहज़ेब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जिन्होंने माफ़ी मांग के पार्टी छोड़ी उन्हें तो माफ़ कर दिया गया, हमारे लोगों को सजाएं सुनाई जा रही हैं जिन्होंने पार्टी के साथ रहने का फैसला किया। लेकिन ऐसे में आज मिसाल सामने आई शाह महमूद कुरैशी की, जो शायद तशद्दुद की सियासत पर पहले भी यकीन नहीं रखते थे और हमने उन्हें किसी ऐसे एहतजाज के दौरान एक्टिव देखा भी नहीं। आज ज़ैन कुरैशी की ज़मानत हुई है। ज़ैन कुरैशी के हवाले से आपको याद होगा कि वो दावा करते रहे कि मैं उस दिन वहाँ मौजूद ही नहीं था जिस दिन एहतजाज हो रहा था 9 मई का। तो इस में कितनी दम होगा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत से, रिहाई से, कितना मार्जिन होगा हुकूमत के पास इस बात को एडवोकेट करने का कि नहीं जो मुलव्विस था उससे सज़ा हुई है, जो मुलव्विस नहीं था उससे सज़ा नहीं हुई? नहीं, हुकूमत बोलने की तो कोशिश करेगी और ज़ाहिर बयानियां बनाने की कोशिश करेगी, मगर वजह बयानी में दम है नहीं। ये 2.25 साल बाद इस तरीके से सजाएं हों, और ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब पर तो मुकदमा बना ही क्यों था जब वो मौजूद नहीं थे, वो कराची में थे, आपने इतने सारे मुकदमात बना दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो एक ऐसा अनफॉर्चुनेट केस है कि वो 2 साल से जेल में सजा भुगत रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ वफादार भी हैं। मुकदमे वो बने जिसमें वो मुलविस नहीं थे, तरीके साहब के दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ भी बने जो कि मुलविस नहीं थे, मगर उसके बावजूद उनकी बरियत होती है तो उनकी वफादारी पर सवाल उठा दिया जाता है। हालांकि इसके बावजूद जेल में है, मुतअद्दिद मुकदमात भुगत रहे हैं। मगर हुकूमत कुछ भी बयानियां बनाने की कोशिश करे, हमने देखा है तहरीक इंसाफ के दौर में वजी कि इमरान खान साहब बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े करप्शन की बात करते थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा टॉक शोज में जाके सेलिब्रेट करते थे कि फला गिरफ्तार हो गया और फला गिरफ्तार होने वाला है, राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार हो, फौज आसिफ साहब गिरफ्तार हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाके बताते थे कि अब फला की बारी आने वाली है, फखर किया करते थे इस बात पर। मगर अब वो जो फखर होता था और जो दावे होते थे वो अब ताना बन के रह गए हैं।
तो आज हुकूमत कर ले दिफा, आज करे इन केसेस के ऊपर, उन सजाओं के ऊपर सेलिब्रेट भी कर ले, दिफा भी कर ले, मगर आज का जो दिफा है वो कल का ताना बन जाएगा पाकिस्तान की तारीख में। तो हमने ये देखा। अच्छा शाहज़ेब, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि ये तो सही है कि सियासी तौर पर किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए, सियासी तौर पर सजाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन 9 मई आपने भी देखा, हमने भी देखा, एक हकीकत थी, शहर की गलियों में एक हुल्लड़बाजी थी, चाहे वो सिविल इमारतें हों, दिफाई तंसीबात हों, आम सड़कें हों, पुल हों, मेट्रो स्टेशंस हों, एक खौफ का मंजर था जो 1.5 दिन जारी रहा और यूँ लगता था कि मुल्क में कोई कानून नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है वजी कि 9 मई के दिन तहरीक इंसाफ ने लाइन क्रॉस की, और अब आप कोई और क्या ये बात करें, आप असद उमर साहब का इंटरव्यू देख लें, वो बताते हैं कि जिस तरफ चीजें जा रही थी, जिस सिमत में चीजें जा रही थी, तो वो 9 मई के वाकयात की तरफ ही जा रही थी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक रहनुमा मौजूद हैं जो इस बात का एतराफ करते हैं कि पार्टी ने सारे के सारे मामले को मिसहैंडल किया। 9 मई के हवाले से क्या तहरीक इंसाफ की तवक्कात थी वो ज़ाहिर मटेरियलाइज नहीं हो सकी। हमें नजर आता है इसके पहले इमरान खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने की कोशिश की, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। उस वक्त की आजाद कश्मीर के वजीर आजम जो कि तहरीक इंसाफ से थे, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि जल्दी प्रोटेस्ट करना है क्योंकि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। वो बन गए, तो उसके बाद भी हमें नजर आया कि किस तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। इमरान खान साहब को मुज़ाकरात मिल रहे थे, इमरान खान साहब को इलेक्शन मिल रहे थे, मगर वो उसके बावजूद आगे बढ़ते चले गए। इसकी गवाही आपको मुज़ाकरात किस हद तक आगे बढ़ गए थे फवाद चौधरी साहब से पूछ लें, इसके अलावा असद उमर साहब से पूछ लें। तो इमरान खान साहब का वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद जो बेसब्री थी और जो सियासी उनका तर्ज अमल था, उसने तो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद कहते हैं उस सब का नतीजा 9 मई की सूरत में निकला। इमरान खान साहब अपने दौर में जब लोग गिरफ्तार होते थे, कौन गिरफ्तार नहीं हुआ? आसिफ जरदारी साहब, उनकी बहन शहबाज शरीफ साहब, इसके अलावा हमजा शहबाज साहब, मरियम नवाज साहब, सब गिरफ्तार हुए। मगर जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात आई तो हमें नजर आया कि उन्होंने अपने कारकुनों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, पेट्रोल बम मारे। हमें नजर आया कि किस तरीके से पुलिस एहलकार जख्मी होते थे। तो 9 मई हुआ और 9 मई से पहले का तर्ज अमल 9 मई के नतीजा बना। ये तो तहरीक इंसाफ के अब रहनुमा एक और चीज आपकी मौजूदगी का, मगर उस 9 मई को जरिए जो इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर फिर भी सवाल बिल्कुल उठेगा। अगर मेरिट पर केसेस होते तो भी सजाएं हो जाती, मगर उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा, एक और इस बात में कितना दम है कि आपने एक तरफ कहा कि आर्मी चीफ की मुखालिफत में तो इमरान खान हद से आगे निकल गए थे उनकी तैनाती रोकने के लिए, लेकिन जो अदालतों में माहौल था शाहज़ेब, हम चाहेंगे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वो भी याद दिलाएं। उसी दिन 9 मई जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए, सुप्रीम कोर्ट में चश्मा लगाकर इमरान खान को प्रोटोकॉल के साथ बुलवाया गया और फिर उन्हें एक गेस्ट हाउस में क़याम करने की इजाज़त दी गई। वो गुड टू सी यू वाले मामला थे, ऐसा तो नहीं था कि सब कुछ बहुत आसानी से प्रोसिक्यूट करना आसान होता इंसाफ के साथ मुकदमात को, आपको लगता है? नहीं, हमारी अदालतों का ये मसला रहा है वजी कि आइदर वे स्विंग करती हैं, बजाय इसके के दरमियान में एक दरमियान का रास्ता हो जो कानून के मुताबिक हो और आइन के मुताबिक हो। वो सियासी जमातों की तरफदारी में या फिर सियासी जमातों की मुखालफत में इतनी आगे निकल जाती हैं। साकिब निसार का दौर था तो हमने देखा कि वो नवाज शरीफ की मुखालफत में कितने आगे निकल गए, फिर वो जस्टिस खोसा और जस्टिस बंदियाल तक मामला चलता रहा, गुड टू सी यू तक का मामला होता रहा और मेरा ख्याल है उस एक दिन में भी तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। मगर उसके अलावा बाद में अब फिर जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उसमें ऐसा नहीं है कि अदालत के दरमियान में आ गई और वो इंसाफ फराहम करने लगी और आइन के मुताबिक चलने लगी। अब जो कंडक्ट है उस पर अदरवाइज सवाल उठता है कि वो एक सियासी जमात के साथ जो हो रहा है उसमें क्या अदालतें बैलेंस और आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा कर रही हैं। उसकी तारीख जब भी लिखी जाएगी उसमें मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार जो है वो तारीख सफात में ही होगा कि जिस तरीके से उसने किरदार अदा किया है मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में, चाहे वो भुट्टो साहब का टाइम हो, बेनजीर भुट्टो साहिबा का टाइम हो, नवाज शरीफ साहब का टाइम हो या फिर अब के मामला। तो ये जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम है ये तो लगता रहेगा। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए जी, इस वक्त जो निज़ाम है उसमें तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी सियासत थी उसका रास्ता अपनाया और वो उसने बैकफायर किया है। अभी तक तो जो निज़ाम है उसने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, उसने अदालती निज़ाम में अपनी जड़ें मजबूत की हैं, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मजबूत की हैं। तनकीद होती है, हम सब तनकीद करते हैं, मगर दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये है कि निज़ाम की जड़ें मजबूत हुई हैं, अदालती निज़ाम में भी मजबूत हुई हैं, सियासी निज़ाम में भी मजबूत हुई हैं। अब पार्लियामेंटेरियन और डिस्क्वालीफाई होंगे
तो और मजबूत हो जाएंगी अगर तहरीक इंसाफ अपने अरकान को री-इलेक्ट नहीं करा पाती है। इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसके जरिए भी ऐवान में मजबूत हुई है। तो अभी तो यही नजर आता है कि ये निजाम मौजूद है और इस निजाम में तहरीक इंसाफ का एहतजाजी सियासत के जरिए कोई आउटकम मुश्किल नजर आता है। दूसरा, तहरीक इंसाफ अपने अंदर तितर बितर है। तहरीक इंसाफ का इस वक्त माहौल यह है कि तहरीक इंसाफ में एक शख्स दूसरे को पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। एक इंसान कुछ बोलते हुए या सोशल मीडिया पर अपना मौक़िफ़ देते हुए इस बात से डरता है कि सोशल मीडिया में उनके जो हामी यूट्यूबर्स हैं, जिस पर आपको तहरीक इंसाफ के रहनुमा इल्जाम लगाते हैं कि वो डॉलर कमाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं और अपने व्यूज के लिए इस किस्म की बातें करते हैं, तो तहरीक इंसाफ में तो खौफ का आलम है कि एक जुमला, एक बात हमें बैकफायर कर जाएगी। अब एक ऐसी जमात बन गई, आप सोचिए कि जिसमें किसी मुकदमे में बरियत होना लायबिलिटी बन जाता है। आमतौर पर होता यह था माजी में कि सियासी रहनुमाओं के खिलाफ, उनके कारकुनों के खिलाफ मुकदमे बनते थे। जो कारकुन रिहा हो जाता था उसको सियासी जमातें सेलिब्रेट करती थी। तहरीक इंसाफ में माहौल यह है कि अगर कोई कारकुन रिहा हो जाए या कोई रहनुमा रिहा हो जाए तो उसके ऊपर और उसकी जो वफादारी है उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जाता है। अगर कोई बात करते कि जी मुज़ाकरात से आगे बढ़ा जाए तो उस